अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और आज stepforward.com के लिए हम लोग देखेंगे कि PHP के अंदर डाटा टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। PHP के बारे में हम ये पहले देख चुके हैं कि PHP जो है वो एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। लूजली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए या वेरिएबल को यूज़ करते हुए हमने डाटा टाइप बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि होगा क्या कि जो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसको जो डाटा मिलेगा वो उसके हिसाब से खुद ही गेस करेगा कि उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। अगर उसको लगा कि ये इंटीजर है तो वो इंटीजर स्टोर कर लेगा, सिमिलरली स्ट्रिंग स्टोर कर लेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि PHP के अंदर डाटा टाइप्स हैं ही नहीं। PHP के अंदर 4 स्केलर टाइप्स हैं, स्ट्रिंग्स, इंटीजर, बूलियन और फ्लोट्स, और 2 कंपाउंड टाइप्स हैं, एरेज और ऑब्जेक्ट्स। ये सारी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं और हमारा डाटा इन्हीं टाइप्स के अंदर वेरी कर रहा होता है जैसे जैसे उसके कंटेंट्स चेंज हो रहे होंगे। लेकिन वो सब कुछ हो रहा होगा अगर ऑटोमेटिकली हम उसको अलाउ नहीं करें तो हम उसको वो गेस वर्क के ऊपर ये चीज़ रन हो रही होगी। अब हम क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, index.php, साथ साथ मैं फायरफॉक्स भी ओपन कर देता हूँ और इस URL को हम ओपन करते हैं site1.com/index.php। ये वो है जो कोड जो हमने लास्ट टाइम किया था, इसको हम साथ साथ टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वही कोड जो हमने लास्ट जहाँ तक हमने कंटिन्यू किया था। तो अब हम क्या करते हैं, हमें बेसिकली ये जो कोड है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस कोड को डिलीट करते हैं क्योंकि अब हमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है बेसिक चीज़ों की। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी थी कि एक आउटपुट किस तरह करते हैं स्क्रीन के ऊपर और क्या क्या यूज़ होता है। अब हमने डायरेक्ट सिंपल PHP के अंदर ही काम करना है, तो हमें और कोई टैग्स की ज़रूरत नहीं है HTML के। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इसको रिफ़्रेश करते हैं, ब्लैंक पेज है। अब स्टार्ट करते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको हमने डिस्कस किया था ये चीज़ कि वेरिएबल डिक्लेयर होता है $साइन के साथ हमेशा, और आगे हम उस वेरिएबल का नाम देते हैं, उसका जो भी नाम हम देंगे, और उसके फिर उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। अलग से कोई लाइन हमने मेंशन नहीं करनी जिसके थ्रू हमने उसको डिक्लेयर करना है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया नम, उसको वैल्यू दे दी मैंने 100। नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, उस वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर, नम, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। इसको हम जूम इन कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी ईजी हो हमारे लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको वार डम करते हैं। ये हमने करके देख लिया था ये सब कुछ, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन हो रही है कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जिससे हमें बता दिया कि ये इंटीजर टाइप है इसकी और इसके कंटेंट्स जो हैं वो 100 हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर टाइप ही को अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटीजर टाइप जो है वो PHP के अंदर उसके अंदर क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, हमने क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसके अंदर। अगर मैं इसको दे देता हूँ पॉइंट वैल्यू तो ये फ्लोट हो गया, ऑटोमेटिकली उसने कन्वर्जन कर ली। लेकिन हमने साथ लास्ट क्लास में ये करके देखा था कि अगर हम सेट टाइप को यूज़ करें जो बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हम नाम वेरिएबल देते हैं और साथ हम इसको एक्सप्लिसिटली कह देते हैं कि फ्लोट फ्लोट नहीं, ये तो ऑलरेडी फ्लोट है, इसको हमने क्या देना है, इंटीजर। इंट लिखें या पूरा इंटीजर लिखें, और ये उसने पास करके हमें दे दिया, कन्वर्ट करके दे दिया उसने। ये एक मेथड हमने लास्ट टाइम देखा था। एक और मेथड ये है कि हम उस वैल्यू को इंट के थ्रू पास करके देखते हैं। ये वही ये कॉमन मेथड है जो C# बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी देखेंगे, ये भी वर्क कर रहा है उसी तरह ही। तो 2 मेथड्स हमारे पास थे एक्सप्लिसिटली टाइप चेंज करने के लिए। सेट टाइप का फंक्शन एज अ फंक्शन यूज़ करें या टाइप कास्टिंग हम इस तरह यूज़ करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये जो मेरे पास 0.6 वाला पार्ट था ये तो उसके अंदर पास नहीं हुआ था क्योंकि वो उसके अंदर आ नहीं सकता। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रिंग बनाए और अब हम इसे रन करके देखें, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट नहीं है, इसी कोड को हम रन करके देखते हैं अब अपने पास। और हम पहले दोनों दफ़ा वार डम कर लें कंफर्म करने के लिए कि ये इसकी वैल्यू क्या थी, और BR हम ऐड कर लेते हैं लाइंस को सेपरेट करने के लिए। तो देखें फर्स्ट टाइम ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 5 है, ये 3 कैरेक्टर्स, 4th 5th कैरेक्टर ये। बाद में जब हमने इसको टाइप कास्टिंग की है तो टाइप कास्टिंग के बाद ये कन्वर्ट हो गया है इनटू इंटीजर 100.6। तो 100 वाला पार्ट जो है सिर्फ वो ही कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये है इन शॉर्ट के
जो स्ट्रिंग है उससे भी इंटीजर पास किया जा सकता है। ये ऑफ कोर्स बाकी लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी ऐड कर दूँ, जैसे मैं अगर 100 को 100 ईयर्स लिख देता हूँ, तो देखें तब भी उसने उसको बिल्कुल ठीक पार्स कर लिया है। इस केस के अंदर क्या किया, 100 तक तो ठीक था, आगे स्पेस और दूसरे कैरेक्टर, उसने इन सब कैरेक्टर्स को इग्नोर किया है और उनको उसने कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की। तो जहाँ तक उसको इंटीजर मिले उसने वहाँ तक इसको पिक किया। अब अगर मैं इसके शुरू में भी अल्फ़ाबेट्स ऐड कर दूँ, फॉर इंस्टेंस से 100 ईयर्स, अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें क्या है, उसने इसको ट्रीट किया है, इंटीजर 0 में कन्वर्ट किया है। उसने क्या किया है कि एक भी उसने जना कैरेक्टर नहीं लिया, क्योंकि स्टार्ट ये अल्फ़ाबेट से हो रहा था, तो उसने आगे किसी कैरेक्टर को देखा ही नहीं है बिल्कुल भी। और दो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, रियल प्रोग्राम्स के अंदर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है PHP को अंडरस्टैंड करने के लिए। और दूसरे मेथड से भी हम वेरीफाई कर लें तब भी यही इसका आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में वेरिएशन नहीं है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि रेंज क्या है। तो 32 बिट सिस्टम जो हैं उनके अंदर जो इंटीजर है उसकी रेंज है 21447483647। ये रेंज बेसिकली वही रेंज है जो सी लैंग्वेज के अंदर लॉन्ग की होती है। और 64 बिट सिस्टम्स जो हैं उनके अंदर, अब होपफुली मैं ठीक तरह टाइप कर सकूँगा, बहुत लंबा नंबर है ये, एरर हो सकता है टाइपिंग में। 92337236854807। तो ये रेंज है 32 बिट सिस्टम्स के अंदर। अगर मैं इसी रेंज को यहाँ पे लिखता हूँ एज ए नंबर, और अब हम इसको वार्ड डंप करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये इंटीजर ही दिखा रहा है हमें। ठीक है, गुड। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम कमेंट कर लेते हैं, बेसिक्स पे रहते हैं सिर्फ। रिफ्रेश सेव किया, ऊपर अब मैं इसकी एक वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये तो लिमिट थी उसकी। रिफ्रेश किया तो ये देखें इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अब उसने उसकी टाइप चेंज कर दी है। वैल्यू हमें तब भी मिल रही है, लेकिन उसकी टाइप उसने इंटरनली चेंज कर दी है, क्योंकि वो इंटीजर से पाया जा रहा था। मैं अभी अपने इस करंट सिस्टम के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, उबंटू को यूज़ कर रहा हूँ मैं। उबंटू 11.10 है, जो कि 32 बिट वर्जन है, तो इसलिए इसके अंदर 32 बिट की ही रेंज चल रही है। लेकिन नॉर्मली सर्वर्स के अंदर 64 बिट ही होगा, सर्वर एडिशन के अंदर होना चाहिए, इसलिए उसके अंदर आप उसी वैल्यू को करें। पर एज अ प्रोग्रामर ये चीज़ माइंड में रहनी चाहिए कि जब लिमिट क्रॉस होती है तो ओवरफ्लो के अंदर वो उसको वापस माइनस से नहीं शुरू करता, बल्कि नेक्स्ट डाटा टाइप के अंदर ले जाता है। जहाँ तक फ्लोट की बात है, फ्लोट की एक ह्यूज रेंज है। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं आगे बूलियन की तरफ। बूलियन जो है उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है, तो ट्रू वैल्यू लिखी। ऑल्दो बूलियन की वैल्यू प्रिंट नहीं करते हम लोग, इसको वैसे वार्ड डंप करके देखते हैं कि हमें क्या शो कर रहा है वो। तो बी को हमने करते हैं, हमें ट्रू दिखा रहा है वो। एक और मेथड ये है कि हम इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, और इनफैक्ट यही बेहतर अप्रोच है कि आप इसको कैपिटल में लिखा करें, रिजल्ट वो सेम दिखाएगा। इसको हम लोग इंटीजर 1 भी कह सकते हैं, उसको भी वो ट्रू ही समझेगा। नहीं, यहाँ पे अभी वो समझ रहा है कि ये एक इंटीजर हमने दिया, तो हमें कास्ट करके देख लेते हैं हम इसे। सेट टाइप $b और बूलियन फुल वर्ड भी लिख सकते हैं, या इसको बूल ही कास्ट भी कर सकते हैं। तो देखें अब उसको ट्रू ही दिखा रहा है वो। सेकेंड मेथड क्या है कि हम $b इक्वल टू बूल के अंदर ब्रैकेट्स और फिर दोबारा $, और b, तो ये भी हमें यही दिखाएगा। अब दूसरा क्या है, ज़ीरो जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए हम फॉल्स स्मॉल में भी लिख सकते हैं और हम फॉल्स कैपिटल में भी लिख सकते हैं। दोनों केसेस के अंदर वो हमें फॉल्स ही दिखाएगा। इनफैक्ट जितने भी नॉन ज़ीरो होते हैं वो हमेशा ट्रू होंगे, ज़ीरो हमेशा फॉल्स आएगा। जिस तरह ये हमने करके देख लिया, 100 जो है वो भी ट्रू ही देगा। अगर हम ब्लैंक स्ट्रिंग दें इसे, तो तब भी ये इसको फॉल्स में ही ट्रीट करेगा इसे, और कोई भी अल्फ़ाबेट देंगे हम लोग तो वो ट्रू कर लेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग इन अदर वर्ड्स फॉल्स है, और एनी स्ट्रिंग विद एनी लेंथ अदर देन ब्लैंक, तो वो हमेशा उसको ट्रू कंसिडर करेगा। बूलियन कास्टिंग के बाद ट्रू कंसिडर किया जाएगा उसे। ठीक है, ये है बूलियन का केस, सिंपल।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हम फ्लोट की तरफ जाते हैं। फ्लोट हमने ऑलरेडी यूज़ करके देख लिया है, हम दोबारा अब उस टाइप कन्वर्जन को नहीं देखेंगे। अब हम फ्लोट के साथ हमें कुछ और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फंक्शन हमें अवेलेबल होते हैं, हम उनको एक्सप्लोर करते हैं अब। तो बारी बारी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एको राउंड का फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं सबसे पहले, डॉट, और उसके बाद डॉट जो है ये एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। कंकैटिनेशन ऑपरेटर का मतलब ये है कि दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। अगर दोनों ऑपरेंट्स या कोई एक ऑपरेंट भी, यानी कि जो उसके ऑपरेटर के लेफ्ट राइट में से कोई एक भी स्ट्रिंग है, तो वो उसको ओवरऑल स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, उनके अंदर प्लस यूज़ होता है, लेकिन पीएचपी के अंदर डॉट यूज़ होगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो बाकियों के साथ, ताकि ये इंटीजर था कि नहीं। तो राउंड का फंक्शन हम यूज़ करते हैं और हम ये वेरिएबल इसको पास कर देंगे $b। क्लोज कर देते हैं इसे, हम लोग सेव करते हैं। तो ये देखें 45 में हमें ये राउंड करके दे रहा है 45.35 को, जो कि इस तरह ही एक्सपेक्टेड था। इसके अंदर एक और भी ऑप्शन है कि हम एक सेकंड पैरामीटर डेसिमल प्लेसेस का भी दे दें। 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करेगा और ये 45.4 किया उसने। क्यों? क्योंकि 35 जो है वो उसको राउंड करके 4 में ले जाएगा। 35 तक 3 करके देखते हैं, तो अब 3 तक आ रहा है, जैसे एक्सपेक्टेड था हमारे लिए। अब हम बाकी फंक्शंस को यूज़ करते हैं। इसके लाइन के एंड के ऊपर हम br का टैग एंटर कर देते हैं ताकि हर फंक्शन न्यू लाइन, सेपरेट लाइन के अंदर नजर आए हमें। सेकंड हमारे पास मेथड है सीलिंग का, बेसिकली सील का मेथड है। दो में यूज़ होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, सील और फ्लोर। सील क्या करता है कि सील जो है वो उसको मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाता है। पॉइंट के बाद जो कुछ भी होगा वैल्यू राउंड में, तो वो देखता है कि 0.5 से ऊपर है या नीचे, उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर। सीलिंग के अंदर हमेशा वो उसको हाईएस्ट वैल्यू के पास ले जाएगा। अगर मैं इसको 45.1 भी कर दूं तब भी वो उसको 46 ही लेके जाएगा उससे। ठीक है। इसको हम राउंड को रिमूव कर देते हैं, तो राउंड इसको 45 ही कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको ऑपोजिट होता है, सीलिंग का ऑपोजिट है फ्लोर। फ्लोर FLOR, फ्लोर मेथड का नाम भी फ्लोर, और इसको हम लोग, हाँ जी, पैरामीटर नहीं है कि लेता एक्स्ट्रा, 1 पैरामीटर यूज़ होगा। फ्लोर हमेशा उसको लो पे लेके जाएगा, इररिस्पेक्टिव की वैल्यू अगर ज़्यादा थी तो मैं उसको 0.9 करता हूँ, तब फ्लोर करता हूँ, वो तब भी 45 पे ही लेके जाएगा। सीलिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है ये, यानी कि इन अदर वर्ड्स ट्रंकेट ही कर रहा होगा वो से। एब्सोल्यूट का फंक्शन ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। एब्सोल्यूट क्या करेगा कि वैल्यू माइनस थी, पॉजिटिव थी, जो भी थी वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में ही देगा। तो ये तो हमारे पास एज इट इज़ था, लेकिन अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, सेव करता हूँ, अब देखें वो एब्सोल्यूट, बाकी सब माइनस में दे रहे हैं, वो पॉजिटिव में ही दे रहा था सिर्फ। तो ठीक है, एब्सोल्यूट के बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो अवेलेबल है फ्लोटिंग के लिए, वो है हमारे पास पावर का फंक्शन। टाइम्स नहीं, टाइम्स तो मल्टीप्लाई का पावर का फंक्शन है। पावर के फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, b रेज टू द पावर, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। b टाइम्स 2 क्या होगा, 210681 वैल्यूज को वो दिखा रहे हैं हमें। स्क्वायर का स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, SQRT $b, और उसके अंदर वो हमें वो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दिखा देगा, जो कि 6.77 है। लॉन्ग स्ट्रिंग है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, सिंपली राउंड भी कर सकते हैं हम इसके साथ टू एनी डेसिमल प्लेस। अच्छा जी, इसके साथ हम नेक्स्ट काम अब ये करते हैं कि मॉड्यूलस का फंक्शन यूज़ करते हैं। मॉड्यूलस का फंक्शन है fmod, और ये क्या करता है कि हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है किसी भी फंक्शन का। तो 45 पॉइंट को अगर हम लोग करें 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमें दे रहा है 0.9 के अंदर। ये मॉड का भी रिप्लेसमेंट है, सिंपल हम मॉड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और ये हमें राउंड करके दे रहा है, प्रॉब्ली ये इंटीजर में हमें रिटर्न कर रहा है, पर ये उसका रिप्लेसमेंट है। हम इसको सिर्फ कास्ट रिजल्ट को हम जना रिजल्ट की टाइप हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एनीवे, आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट
फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शन के लिए वो है हमारे पास रैंडम का। रैंडम का फंक्शन क्या करता है कि एक रैंडम नंबर, कोई सा भी नंबर एकदम से जनरेट करके देगा, और ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे गेम के अंदर डाइस को अगर हमने लूडो को हमने यूज़ करना है तो उसको भी करेगा। कुछ रेंज नहीं दी, ह्यूज नंबर्स दे रहा है वो। रिफ़्रेश करता हूँ मैं पेज को दोबारा अगर, तो वो और कोई और नंबर देगा। फिर रिफ़्रेश किए जा रहा हूँ मैं, और ये डिफरेंट नंबर्स वो थ्रो किए जा रहे हैं हमारे पास। ह्यूज नंबर्स हैं, रेंज डिफरेंट है। लेकिन राउंड को हम रेंज भी दे सकते हैं, रैंडम को सॉरी। फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि एक रैंडम फंक्शन हो जो कि 1 से लेके 100 के बीच में मुझे कोई भी वैल्यू वो रिटर्न करें, 61, 20, 27, 20, 83, 85। तो रैंडम की एक बेहतर जो रिप्लेसमेंट है वो है mt अंडरस्कोर रैंड। इसके अंदर ऑफ कोर्स ये भी वही हमें रिटर्न करेगा, लेकिन इस केस के अंदर वो हमारे पास एक बेटर एल्गोरिदम है ये, जिससे ज़्यादा वैल्यू आएगी, और ये हमें विदाउट रेंज भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख लें ज़्यादा डिफरेंट आंसर दे रहा है वो हमें एज कम्पेयर टू रैंड। अब हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग की तरफ जाते हैं। स्ट्रिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। www.stepforward.com, और इसको हम लोग यहाँ पे, तो पहला काम ये है कि हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं हम लोग। लेंथ str लेंथ का फंक्शन यूज़ होता है, और b सेव करते हैं। रिफ्रेश लाइन जी, हम लाइन 7 के ऊपर बेसिकली हम लोगों ने सेमी कोलन मिस कर दिया है, जिसकी वजह से वो हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। सेमी कोलन लगाते हैं और एरर रिजॉल्व। लेंथ 15 हमने पहले भी करके देखा था पिछले एग्जांपल के अंदर, पिछले प्रोग्राम के अंदर। उसकी लेंथ वो 15 दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सिंगल कोड डबल कोड का डिफरेंस देखते हैं। PHP के अंदर डबल कोड भी यूज़ हो सकता है, सिंगल कोड भी यूज़ हो सकता है, और रिजल्ट सेम ही आया है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि अगर हमने टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच के अंदर अगर हम डबल कोड यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम आउटर मोस्ट को सिंगल कोड में यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैलिड है। साथ साथ हम इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करके देख लेते हैं ताकि हमें डबल एश्योरेंस हो जाए। BR कर लेते हैं हम इसे ताकि रिज़ल्ट न्यू लाइन के ऊपर नज़र आए। सेव किया, फ्रेश किया, तो देखें आप डबल कोड्स नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग अगर शुरू में डबल कोड्स कर लें तो हम इन बिटवीन सिंगल कोड यूज़ कर सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं यहाँ पे। डबल कोड जो है वो हमें एस्केप कैरेक्टर्स भी यूज़ करने की परमिशन देता है। एस्केप कैरेक्टर्स एग्जैक्टली हम लोग PHP का आउटपुट अगर हम HTML में देख रहे हैं तो हमें तब वो सही आउटपुट नहीं देगा। जिस तरह यहाँ पे हमें वो सही आउटपुट नहीं दे रहा, लेकिन अगर हमने इसका आउटपुट करना है फाइल के अंदर या कंसोल के ऊपर हमने आउटपुट करना है तो वो एग्जैक्टली इसको ठीक तरीके से इंटरप्रेट कर लेगा। सिंगल कोड जो है वो एस्केप कैरेक्टर्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते सही तरह से, तो इसलिए प्रेफरेंस हमेशा है डबल कोड्स के लिए इस केस के अंदर अगर आपने एस्केप कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं। और वो सारे एस्केप कैरेक्टर्स वैलिड हैं जो C लैंग्वेज के अंदर भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास। तो हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। डबल कोड्स जो हैं वो इसके साथ साथ हम लोगों को अलाउ करता है कि हम वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं नम, उसकी वैल्यू देते हैं 100, और इसको सारे को चेंज करते हैं हम लोग। नम इज़, अब हमने जिस तरह यहाँ पे नीचे देखा था कनकैटिनेशन, तो हम यहाँ पे कनकैटिनेट करके देख सकते हैं हम इसे। नम, ये हमें आउटपुट देगा नम इज़ 100 और लेंथ उसकी 100। लेकिन एक और तरीका भी है इसका, वो ये है कि हम वेरिएबल को डायरेक्ट कनकैटिनेशन की ज़रूरत ही नहीं हमें करने की, इस तरह डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट तब भी ठीक आ रहा है। और इससे भी बेहतर अप्रोच ये है कि हम ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, तो आउटपुट हमें बिल्कुल ठीक दिखाएगा वो। यानी कि तो डबल कोड जो है इन अदर वर्ड्स वो
एस्केप कैरेक्टर्स को भी रिजॉल्व कर सकता है और उसको भी, लेकिन सिंगल कोट्स नहीं करेगा। सिंगल कोट्स लिटरल मीनिंग लेता है जो भी हम उसको स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ह्यूज एडवांटेज है डबल कोट्स का ओवर सिंगल कोट्स। तो उन्हीं की प्रेफरेंस होनी चाहिए, अनलेस ये कि अगर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम लोग स्ट्रिंग के बाकी जो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, स्ट्रिंग की बहुत लंबी लिस्ट है फंक्शंस की। उनके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे या जो ज़्यादा यूज़ होने वाले होंगे हम वो उनको भी यूज़ करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग लेंथ के बाद हम करते हैं वर्ड काउंट को यूज़। वर्ड काउंट जो है वो हमें बेसिकली स्ट्रिंग लेंथ हमें एक एक कैरेक्टर गिन के दिखा रहा था। वर्ड काउंट क्या करेगा, जो वर्ड से सेपरेटेड बाय स्पेस कैरेक्टर वो काउंट करके दिखाएगा। ये 2 दिखा रहा है हमें। 2 इसलिए दिखा रहा है कि थर्ड जो है वो उसको वो न्यूमेरिक समझ रहा है, उसको वर्ड नहीं समझ रहा, इसलिए वो 2 कर रहा है। हम इस पूरे सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसको 100 भी यहाँ पे लिख दूँ तो तब भी हमें सेम रिजल्ट ही दिखाएगा। एनीवे हम लोग यहाँ पे कोई प्रॉपर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, PHP वीडियो ट्यूटोरियल्स। सेव, रिफ्रेश। अब देखें वो 3 वर्ड्स हमें दिखा रहे हैं और 19 कैरेक्टर्स दिखा रहा है हमें। 19, हाँ जी 19 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। ट्यूटोरियल्स, थर्ड फंक्शन हमारा हम लोग पहले देखते हैं, ये एरेज के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। P0, उसने उसको 0 इंडेक्स पे दिखा दिया। 10th लोकेशन के ऊपर क्या है इसके हमारे पास यहाँ पे वो T दिखा रहा है। किस तरह वो बनता है, ये T, और इससे पहले 0 से स्टार्ट होके 9 और 10th, 9 जो था वो स्पेस थी, 10th ही है। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल कैरेक्टर एरेज ही होती हैं। हम उसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लूप के अंदर भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए एक स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई और स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमारे पास है सब str का फंक्शन। और इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे उसे, क्या कैरेक्टर जो है उस वेरिएबल के अंदर सर्च करके निकालना है उसने। तो पहले के अंदर मैं वेरिएबल बता दिया, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग लेंथ, सॉरी। तो हमें दे रहा है HP स्पेस V। एज क्या हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ था और 4 कैरेक्टर्स काउंट किए उसने यहाँ से। फर्स्ट H, फिर P, फिर V और स्पेस और फिर V। 4 कैरेक्टर्स हमारे पास समझ गए। लेंथ 4 है इसकी। इसका आउटपुट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर हम लोग इसका आउटपुट काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर मैं इसका स्टार्टिंग पोजीशन इसको काफ़ी माइनस में दे देता हूँ मैं अगर फॉर इंस्टेंस, तो वो क्या करेगा, बैक से स्टार्ट करेगा काउंट करना 4 कैरेक्टर्स। तो बैक से आगे लेंथ ही ख़त्म हो गई, इसलिए वो एस तक ही गया। अगर मैं इसको ज़्यादा दे देता हूँ वैल्यू, -5 दे देता हूँ मैं इसे, तो वो उसका आउटपुट दिखा रहा है यहाँ से स्टार्ट किया उसने -5 और ये टोटल 5 कैरेक्टर्स उसने काउंट कर लिया यहाँ से। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सबस्ट्रिंग के बाद पोजीशन ऑफ अ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर की हम पोजीशन चेक कर सकते हैं strPOS के अंदर। इसके हम क्या करना है, एक वेरिएबल हमने दे दिया और सेकंड चीज़ हमने प्रोवाइड कर दी इसके अंदर वो कैरेक्टर जिसको हमने फाइंड आउट करना था। तो मैं दे देता हूँ D स्पेस
और ये 6 हमें दे रहा है वो। ये कौन सा डी है? ये है वीडियो के अंदर जो हमें डी नज़र आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, और ये 6 पोजीशन, 6। लेकिन ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं कैपिटल डी कर दूं तो हमें देखिए कोई भी रिजल्ट नहीं दे रहा, मैंने उसको मिला ही नहीं है उसके अंदर ये स्ट्रिंग, जबकि स्ट्रिंग तो एग्जिस्ट कर रहा है डी, लेकिन वो केस सेंसिटिव इसको कर रहा है। केस इनसेंसिटिव के लिए फंक्शन है str i और 6। ये केस इनसेंसिटिव चेक करके दे देगा हमें, जो भी उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है रिवर्स, strrev, और ऑब्वियस है कि ये क्या करेगा, उसी को ऑपोजिट कर दिया, और पीएचपी का ऑपोजिट भी पीएचपी ही है, इसलिए आगे देखें वीडियो और इस तरह ट्यूटोरियल्स। लोअर केस, और ये तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होता है हमारे पास। str2 लोअर, हमने इसको वेरिएबल दे देना है, इसकी हमें रिटर्न कर दे देगा सब कुछ इन लोअर केस। फिर इसी तरह इसका इसी का ऑपोजिट अपर केस। अपर केस के अंदर क्या होगा कि हम उसको जो कुछ भी वो वेरिएबल होगी हर चीज़ को वो अपर केस में करके दे देगा, जस्ट एज एक्सपेक्टेड। अब नेक्स्ट है फर्स्ट कैरेक्टर को सिर्फ अपर केस करना है अगर हमने, तो अपर केस फर्स्ट लेटर, UC फर्स्ट। और अभी तो हमें आउटपुट डिफरेंट नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इस P को स्मॉल कर दूं और सेव करके रिफ़्रेश करूं तो अब देखें, अब ये हमें अब ठीक दिखा रहा है वो अपर केस फर्स्ट कैरेक्टर। इसी तरह इसी से मिलता जुलता है वो है लोअर केस करना है हमने फर्स्ट कैरेक्टर को, अगर लोअर केस फर्स्ट लेटर हो जाएगा LC फर्स्ट। ठीक है जी, लोअर केस उसने करके दे दिया हमें। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए वही फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग CMP, और इसके अंदर क्या होता है कि दो फंक्शन हम देते हैं और उसका आंसर पॉसिबल आंसर वो हो सकता है जो देखिए हम 1 देगा हमें यहाँ पे, ये बेसिकली देखता है कि लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करता है। अगर हम स्विच कर दूँ तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। कौन सी साइड जो ना ग्रेटर है, अगर तो राइट हैंड साइड जो थी वो ग्रेटर है उससे, तो आंसर आ जाएगा जितना पहले आया था हमारे पास, और अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका P कैपिटल है, तो इसलिए हमें ये आंसर दे रहा है। ये केस सेंसिटिव कंपैरिजन कर रहा है। अगर दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं हमारे वो इक्वल हो जाएं, यानी कि दोनों तरफ अगर मैं PHP कर दूं तो उसका आंसर वो हमें देगा 0 देगा आंसर, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट्स के अंदर भी, लेकिन ये अगेन केस सेंसिटिव है कंपैरिजन। तो केस इनसेंसिटिव के लिए हमने करना है str केस कंपेयर। इसको हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे और ये हमें देखें आंसर एक दे रहा है -16 का, जस्ट एज एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है ट्रिम की बेसिकली 3 सेट्स ऑफ फंक्शन हैं। और ट्रिम क्या करता है कि सेव, यहाँ पे हम थोड़े से एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड कर लेते हैं, 3 स्पेसेस मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पे अगर रन करते हैं
ऊपर आप देखिए लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो गई है 3 स्पेसेस ऐड करने से, 19 से 22 हो गई है। नीचे लेकिन नीचे देखें अगर आप तो वो उतना ही है, हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस कोई नहीं आई। ट्रिम क्या करता है बेसिकली, स्टार्ट और एंड के अंदर एक उसका एल ट्रिम एक और है और एक आर ट्रिम है। एल ट्रिम क्या करता है कि लेफ़्ट साइड से सिर्फ ट्रिम करेगा, राइट साइड को नहीं करेगा, राइट साइड उसका ऑपोजिट है। और ट्रिम शुरू में भी वाइट स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा और एंड से भी एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा ट्रिम। कंपैरिजन के अंदर यूजफुल फंक्शन है काफ़ी। इसके बाद हम लोग करते हैं यूज़ रिप्लेस। और रिप्लेस के अंदर क्या करना होता है, हमने एक वेरिएबल बताना है, हमने उसमें से किसको फाइंड करना है और किस से रिप्लेस करना है। तो प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताना है कि किसको सर्च करना है, किस करेक्टर को ढूंढना है। तो हम क्या देते हैं यहाँ पे PHP लिख देते हैं। जावा स्क्रिप्ट से हम लोग रिप्लेस कर देंगे उसे और शुरू में हम लिखेंगे PHP को फाइंड करो, रिप्लेस कर दो जावा स्क्रिप्ट में। और ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है इस वेरिएबल के अंदर जो हमने बी लिखा है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये रिप्लेस नहीं हुआ मेरे ख्याल में, आई थिंक ये ऑपोजिट था शायद। या इसको फाइंड नहीं कर, ऑपोजिट ट्राई करके देख लेते हैं, मे बी वो वर्क कर जाए। वैसे तो फर्स्ट में ओ यस, ठीक बेसिकली हम यहाँ पे चेंज कर दिया था, वो उसको केस सेंसिटिव, उसको सर्च मिल नहीं रही थी उसकी। यस ठीक है, ठीक अब सही है। वो देखें जावास्क्रिप्ट में रन कर दिया उसने। ठीक, जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो किस को सर्च करना है, किस से रिप्लेस करना है, और वो ये सब कुछ किस वेरिएबल के अंदर चेंज आना चाहिए, ये 3 पैरामीटर स्ट्रिंग रिप्लेस हमसे लेगा। स्ट्रिंग रिप्लेस के बाद ठीक है। तो बेसिकली PHP के अंदर ये हमारे पास स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस थे। एंड के अंदर अब हम लोग ये देखते हैं कि आस्की और कैरेक्टर की कन्वर्जन किस तरह हो सकती है PHP लैंग्वेज के अंदर। तो फॉर इंस्टेंस एक कैरेक्टर है मेरे पास, एक हमारे पास फंक्शन है अवेलेबल CHR, और इसका ऑपोजिट है ORD। CHR में क्या होता है कि हम आस्की देते हैं और ये हमें उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करेगा। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ 65 और इसको मैं कर देता हूँ एको। अगर आस्की के अंदर 65 जो है टेबल के अंदर, तो उसका रिप्रेजेंटेशन A होती है, जिस तरह वो हमें दिखा रहा है। और इसी का ऑपोजिट जो है वो है जैसे ORD, और ORD कैरेक्टर लेगा और उसका हमें आस्की रिटर्न करेगा। ये उसका हो गया ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट इसका कैरेक्टर लिया उसने, आस्की रिटर्न कर दिया। तो इस तरह हमें आस्की टू कैरेक्टर की कन्वर्जन हम PHP के अंदर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा था ट्यूटोरियल आज का, और इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग डाटा टाइप देखी थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एरेज को देखना है और हमने ऑब्जेक्ट्स को देखना है। तब तक अल्लाह हाफिज़।